तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है एंड वी आर गोइंग टू स्टडी हिरिशप्रंग डिजीज। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार जो हिरिशप्रंग डिजीज है ये होती क्या है। तो हिरिशप्रंग डिजीज, ठीक है, हिरिशप्रंग डिजीज, हिरिश हिरिशप्रंग डिजीज, हिरिशप्रंग डिजीज में होता क्या है कि आपका होता है जी मिसिंग होता है। ठीक है, क्या चीज मिसिंग होती है हिरिशप्रंग डिजीज में, क्या चीज मिसिंग होती है, इसको जरा हम देख लेते हैं। अब देख, जो हिरिशप्रंग डिजीज है इसने एक वर्ड में लिखा हुआ है, इट इज कंजनाइटल, इट इज कंजनाइटल मेगा कोलोन। अब कंजनाइटल का मतलब क्या होता है, कंजनाइटल का मतलब होता है पैदाइशी, और मेगा कोलोन का मतलब क्या होगा कि जो आपकी कोलोन है, जो आपकी इंटेस्टाइन है वो डायलेटेड होगी। तो कंजनाइटल मेगा कोलोन का मतलब क्या होगा कि जब बच्चा पैदा होगा तो अगर वो हिरिशप्रंग डिजीज का मरीज है तो उसमें क्या होगा, उसमें कंजनाइटली मेगा कोलोन होगी। उसमें क्या होगी, जो मेगा कोलोन होगी वो क्या होगी, डायलेटेड होगी। उसमें जो इंटेस्टाइन है वो क्या होगी, डायलेटेड होगी। अब आप कहते हैं कि यार ये होता क्यों है, तो ये होता क्यों है कि इट इज करेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ गैंग्लियंस। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके गैंग्लियंस है, ठीक है, जो हम आपको पता है ना हमारी जीआईटी में गैंग्लियंस होते हैं, और एक अल्लाह ताला ने पूरे का पूरा नर्वस सिस्टम हमारी जीआईटी में रखा है। और गैंग्लियंस के अलावा और हमारे पास क्या होती है, इंटेरिक प्लेक्सिस। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि पता नहीं नहीं था बताया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी इंटेरिक प्लेक्सिस है ना, जो आपकी जीआईटी की न्यूरॉन्स है, ये दे आर 20 बिलियन। इसमें जो नर्व्स हैं, दे आर 20 बिलियन नर्व्स। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि यार ये ना सेकंड नर्वस सिस्टम है हमारा। जो मेन नर्वस सिस्टम है वो तो जाहिर बात है हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है, लेकिन जो आपकी जीआईटी है इसमें इतनी ज्यादा नर्व्स होती हैं, 20 बिलियन नर्व्स होती हैं। ये आपकी गाइटन का फिगर है, गाइटन ने लिखा हुआ है कि ये 20 बिलियन नर्व्स होती हैं। इस वजह से हम इसको सेकंड नर्वस सिस्टम भी मानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारी जीआईटी होती है उसमें गैंग्लियंस होते हैं और क्या होता है, इंटेरिक प्लेक्सिस होता है। गैंग्लियंस होते हैं और क्या होता है, इंटेरिक प्लेक्सिस होता है। तो इट इज करेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ, ठीक है, जो हिरिशप्रंग डिजीज होती है इसमें क्या होता है, लैक ऑफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, लैक ऑफ किस चीज का, किस चीज की कमी होती है, गैंग्लियंस की और इंटेरिक प्लेक्सिस की, इंटेरिक नर्वस सिस्टम की या इंटेरिक प्लेक्सिस की आपकी कमी होती है, या फिर गैंग्लियंस आपके मिस होते हैं। अब आपको पता है कि जो प्लेक्सिस हैं वो दो तरह के होते थे, जो आपके प्लेक्सिस हैं वो दो तरह के होते थे। एक हमारा मिजनर प्लेक्सिस था, ठीक है, एक हमारा क्या था, मिजनर प्लेक्सिस। मिजनर प्लेक्सिस कहाँ पे होता था, मिजनर प्लेक्सिस आपका होता था सब म्यूकोजा में। ठीक है, सब म्यूकोजा में होता था, और ये क्या करता था, सेक्रीशंस बनाता था। ठीक है, ये क्या करता था, हमारी जीआईटी की सिक्रीशन को कंट्रोल करता था। उसके बाद आपका दूसरा था माइंटेरिक प्लेक्सिस। ठीक, एक था मिजनर प्लेक्सिस और एक का क्या था, माइंटेरिक प्लेक्सिस। जो माइंटेरिक प्लेक्सिस था ये आपके कहाँ पे होता था, ये आपकी उसमें मसल मस्कुलर लेयर में होता था। ठीक है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना में होता था। और ये क्या करता था, पैरास्टालसिस को कंट्रोल करता था। ये क्या करता था, पैरास्टालसिस को कंट्रोल करता था। अब एक बच्चा है और ड्यू टू एनी रीजन, अभी हम रीजन पे नहीं गए, हम बात करते हैं कि यार एक बच्चा है और उसमें जो गैंग्लियंस है और उसका जो इंटेरिक प्लेक्सिस है, उसमें जो गैंग्लियंस है और जो उसका इंटेरिक प्लेक्सिस है वो मिसिंग है। तो जाहिर बात है उसमें जो मिजनर प्लेक्सिस है और जो उसमें मेंटेरिक प्लेक्सिस, ये दोनों क्या होंगे, मिसिंग होंगे। ये दोनों क्या होंगे, मिसिंग होंगे। किसमें, इन डिस्टल, किसमें, आपके डिस्टल सेगमेंट ऑफ, ठीक है, किसमें, डिस्टल, डिस्टल सेगमेंट ऑफ कोलोन में। ठीक है, इसको जरा हम समझते हैं बाद में डायग्राम में। ठीक है, तो डिस्टल सेगमेंट ऑफ कोलोन, जो आपका कोलोन का डिस्टल सेगमेंट होगा, वहां पे जो आपके ये वाले दोनों प्लेक्सिस हैं ये क्या होंगे, मिसिंग होंगे। ये दोनों क्या होंगे, मिसिंग होंगे। अब ये मिसिंग क्यों होते हैं, तो दे आर मिसिंग ड्यू टू फेलियर ऑफ न्यूरल क्रस्ट सेल्स, ड्यू टू फेलियर ऑफ न्यूरल क्रस्ट सेल। आपको पता है कि जो हमारे न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं वो क्या बनाते हैं, वो हमारा इंटेरिक प्लेक्सिस बनाते हैं। तो अगर जब हम फीटल लाइफ में थे, जब हम माँ के पेट में थे, तो जो हमारे न्यूरल क्रस्ट सेल्स थे, अगर वो माइग्रेट ना करें, ठीक है, अगर वो ड्यू टू फेलियर ऑफ न्यूरल क्रस्ट सेल्स टू माइग्रेट टू जीआईटी, मतलब इन्होंने माइग्रेट करना था हमारी जीआईटी में। हमने पढ़ा था ना कि जो आपकी जीआईटी है, आपके जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं वो क्या क्या बनाते हैं। तो जो आपके न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं ये बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैं अभी आपसे पूछता भी हूँ, सीवीएस से एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। लेकिन आप पहले आप ये देख लें कि अगर आपके जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं अगर ये माइग्रेट ना करें, अगर ये माइग्रेट ना करें तो क्या होगा, आपको हिरिशप्रंग डिजीज हो जाएगी। आपकी जीआईटी में जो आपका मेंटेरिक प्लेक्सिस और मिजनर प्लेक्सिस है दोनों क्या होंगे, मिसिंग होंगे। किस में, डिस्टल सेगमेंट ऑफ कोलोन में, कोलोन के किसी डिस्टल सेगमेंट में क्या होंगे, ये दोनों प्लेक्सिस क्या होंगे, मिसिंग होंगे। चलें जी, डॉक्टर काशिफ जरा शाबाश एक्टिवेट हो जाएं और मुझे बताने की जहमत करें कि जब हमने पढ़ा था सीवीएस, जब मैंने आपको सीवीएस पढ़ाया था तो हमने एक डिजीज पढ़ी थी कि उसमें भी सेम यही होता है। उसमें भी जो आपके न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं वो माइग्रेट नहीं करते। जो जब हमने सीवीएस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो अगर आपके न्यूरल क्रस्ट सेल्स माइग्रेट ना करें तो आपकी कौन सी डिजीज होती है जी,
जी बताएं जरा, शाबाश। 3T से RTA, ये क्या है? टेट्रोलॉजी ऑफ फॉल आउट, पक्की बात है। चले मैं आपको ना एक और हिंट देता हूँ। उसमें आपकी जो एओर्टा और जो आपकी पल्मनरी था, जो आपकी पल्मनरी आर्टरी है और जो आपकी एओर्टा है, ये दोनों, इन दोनों के दरमियान बाउंड्री नहीं बनती। अब तो मैंने बता दिया है। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, अभी भी थोड़ा सा गलत बता रहे हैं। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स और चीज है। चलिए आप सोचें, जो हमने सीवीएस में दो तीन डिजीजेस पढ़ी थी। हमने कहा था, हमने क्या कहा था? पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, यस। नहीं, डक्टस पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस नहीं होगा इसमें। चले आप, मैं ना आपको हिंट देता हूँ। आप ना सीवीएस में जाएं, सीवीएस की एम्ब्रियोलॉजी में लिखा हुआ है ये। ठीक है, सीवीएस के एम्ब्रियोलॉजी के सेकंड पेज पे ये बात लिखी हुई है कि अगर न्यूरल क्रिस्टल्स माइग्रेट ना करें तो आपको कौन सी डिजीज होती है, तो आप देख लें। ठीक है, उसमें होता क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए। कार्टा जानर, नहीं नहीं, देखिए बात सुने। ये आपका क्या है, फर्ज करो आपकी जब आपका दिल बनता है ना, तो जो आपकी एओर्टा और जो आपकी पल्मनरी आर्टरी है ना, इसके दरमियान कोई लाइन नहीं होती, इसके दरमियान कोई बाउंड्री नहीं होती। लेकिन आपके जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं, इस बाउंड्री को बनाते हैं। इस बाउंड्री को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो अगर आपके न्यूरल क्रस्ट सेल्स नहीं आएंगे, तो जो आपका पल्मनरी आर्टरी और आपकी जो एओर्टा होगी, इनके दरमियान कोई भी बाउंड्री नहीं बनेगी। इनके दरमियान कोई भी बाउंड्री नहीं बनेगी, और उस मरीज को क्या हो जाएगा? उस मरीज को हो जाएगा ट्रंकस आर्ट्रियोसिस। उसको ट्रंकस आर्ट्रियोसिस होगा। जी डॉक्टर काशिफ, आप सही पहुंचे हैं। और उसको होगा ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, और मैंने बड़ी डिटेल में आपको ये समझाया था सीरियस, और माशाल्लाह सारे बोल के बैठे हुए हैं। तो आपने याद रखना है कि न्यूरल क्रस्ट सेल्स माइग्रेट ना करे तो बड़ी डिजीजेस होती हैं। सिर्फ ये नहीं होता, आपका ट्रंकस आर्ट्रियोसिस हो सकता है, उसके अलावा और भी हमने काफी डिजीजेस पढ़ी थी। ठीक है, तो जो आपका फेलियर ऑफ न्यूरल क्रस्ट सेल्स अगर माइग्रेट ना करें तो क्या होगा? आपको हिर्शस्प्रंग डिजीज होगा। ठीक है, आपको क्या होगा? जो बाकी दो डिजीजेज हैं, आई थिंक वो भी न्यूरल क्रस्ट सेल्स की वजह से भी होती हैं। सही कह रहे हैं डॉक्टर काशिफ, लेकिन जो आपका ट्रंकस आर्ट्रियोसिस है, ये मेनली आपकी इसकी वजह से होता है। अच्छा, जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स है, इसमें क्या होता है, अगर ये माइग्रेट ना करें तो क्या होगा? पेशेंट की जो जीआईटी होगी उसमें कोई भी प्लेक्सिस नहीं होगा। अब जो हमारा प्लेक्सिस था, उसने हमारी पेरास्टालसिस करानी थी, उसने स्क्रीशन करानी थी। अब मुझे मुझे जरा सोच के बताएं कि अगर एक मरीज है और उसमें हिर्शस्प्रंग डिजीज है, उसके एक छोटा बच्चा भी वो पैदा हुआ है और उसमें माइंटेरिक प्लेक्सिस मिसिंग है, उसमें माइंटेरिक प्लेक्सिस मिसिंग है, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या उसमें फूड मूव करेगा या नहीं करेगा? क्या उसमें फूड मूव करेगा या नहीं करेगा? तकरीबन डॉक्टर आशा और तकरीबन सारे सही बता रहे हैं कि जो फूड होगा वो मूव नहीं करेगा। तो फूड क्या हो जाएगा? फूड अटक जाएगा। फूड क्या करेगा? वहां पे अटक जाएगा, एक जगह पे स्टेक हो जाएगा। मतलब जो उसका मिकोनियम है, अब मिकोनियम क्या होती है कि एक छोटा बच्चा जो पहला पहला स्टूल पास करता है, उसको हम मिकोनियम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मिकोनियम कहते हैं। तो जो उसका मिकोनियम होगा वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, वो स्टूल पास ही नहीं करेगा। बच्चा पैदा हो गया है लेकिन उसने कोई भी स्टूल पास नहीं किया, उसने कोई मिकोनियम पास नहीं किया, तो उसको क्या है? उसको हिर्शस्प्रंग डिजीज है। उसको क्या है? हिर्शस्प्रंग डिजीज है। एंड ये होता क्यों है? इट इज ड्यू टू लॉस ऑफ इट इज ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? आपकी एक जीन होती है। ठीक है, एक आपकी बड़ी मशहूर जमाना जीन है, दैट इज योर RET ऑनको जीन। ठीक है, जो आपकी RET ऑनको जीन है, इसकी हो जाती है म्यूटेशन। ठीक है, जब इसकी म्यूटेशन होती है तो आपको क्या हो जाता है? हिर्शस्प्रंग डिजीज हो जाता है। ठीक हो गया। अब इसकी प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इसमें सबसे अहम है। ठीक है, कि जो मरीज होगा, जो बच्चा पैदा होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि इसको हिर्शस्प्रंग डिजीज है? तो इसको जरा ध्यान से समझ लेना, आपको अभी याद हो जाएगा, बड़ा आसान सा ये। इसमें क्या होगा? इसमें वॉमिटिंग होगी। ठीक है, सबसे पहली इसमें सिम्टम हम बच्चा क्या करेगा? बच्चा बिलियस एमिसिस करेगा। ठीक है, बच्चा क्या करेगा? बच्चा वॉमिटिंग करेगा। ठीक है, बच्चा वॉमिटिंग करेगा और उस वॉमिटिंग में क्या होगा? बाइल होगा। ठीक है, बिलियस एमिसिस, उसमें क्या होगी? बिलियस एमिसिस होगी। और उसमें क्या होगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ठीक है, जब हम बच्चे के पेट को पलपेट करेंगे तो उसको पेन होगी। अब्डोमिन उसका क्या हुआ होगा? डिस्टेंड हुआ होगा। ठीक है, अब्डोमिनल डिस्टेंशन। ठीक है, अब्डोमिनल टेंडरनेस या अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी उसको। उसके अलावा बिलियस एमिसिस होगी। और सबसे अहम बात, अगर आपसे कोई बंदा पूछ ले कि यार बताएं, एक बच्चा पैदा हुआ है और उसने मिकोनियम पास नहीं किया, 48 घंटे गुजर गए हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो 48 आवर्स के अंदर अंदर उसने मिकोनियम पास करना ही होता है, उसने स्टूल पास करना होता है। लेकिन अगर वो स्टूल पास नहीं करता, तो उसको सबसे पहला जो शक आपको जाना चाहिए, सबसे पहला शक आपको जाना चाहिए हिर्शस्प्रंग डिजीज का। ठीक है, तो आपका अगर क्या हो? फेलियर टू पास मिकोनियम। ठीक है, फेलियर टू पास मिकोनियम। अगर एक बेबी पैदा हो गया है लेकिन उसने अभी तक मिकोनियम पास नहीं किया और 2 दिन गुजर चुके हैं, 48 घंटे गुजर चुके हैं, तो उसको क्या है? उसको हिर्शस्प्रंग डिजीज है। उसको क्या है? हिर्शस्प्रंग डिजीज है। अच्छा, इसमें उसने लिखा हुआ है कि नॉर्मल पोर्शन प्रोक्सिमल टू ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट इज डायलेटेड। इसको अब जरा हम समझते हैं, देखिए।
फर्ज करें कि ये क्या है, आपकी स्टमक है, ठीक है, ये क्या है, आपकी स्टमक आ गई है, ठीक है। स्टमक के बाद क्या होता है, ड्यूडिनम होता है, ठीक है। स्टमक के बाद क्या होता है, ड्यूडिनम। ड्यूडिनम के बाद आपकी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होती है आपकी सीकम, ठीक है, और मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन की जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है आपका असेंडिंग कोलोन, ठीक है, ये क्या है असेंडिंग कोलोन, ठीक है, असेंडिंग कोलोन। और उसके बाद आपका आता है जी ये ट्रांसवर्स कोलोन। और उसके बाद आपका जो नीचे उतर रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। तो इस तरह आपका होता है। अब होगा क्या, फर्ज करो कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो मैंने मार्क किया एरिया, ये वाला एरिया खराब है, ठीक है। जो आपका ये वाला एरिया है, ये क्या है, खराब हो गया। यहाँ पे आपके जो गैंग्लियंस है वो मिसिंग है, आपका कोई नर्वस सिस्टम यहाँ पे नहीं है। अब होगा क्या, पीछे से फीसिस आ रहे हैं, ठीक है, पीछे से जो बेबी है वो फीसिस बना रहा है, उसका मेकोनियम बन रहा है। लेकिन जब वो यहाँ पे फीसिस आएंगे, तो आपने अभी मुझे सोच के ही बताया है कि जब उसका इंटेरिक नर्वस सिस्टम नहीं होगा, तो यहाँ से जो फीसिस होंगे वो आगे पास नहीं करेंगे। यहाँ से जो उसके फीसिस होंगे वो आगे पास नहीं करेंगे, तो क्या होगा, उसके जितने भी फीसिस होंगे इस जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जहां पे क्या होगा, जहां पे उसका मसला है, जहां पे क्या है, जहां पे उसका वो इंटेरिक नर्वस सिस्टम नहीं है। जहां पे उसका एंटेरिक नर्वस सिस्टम नहीं है, वहां पे उसका क्या आ जाएगा, सारा कुछ एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब उसने लिखा हुआ है कि नॉर्मल पोर्शन प्रोक्सिमल टू ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट इज डायलेटेड। देखें, इसको जरा समझ लें। उसने लिखा हुआ है कि जो आपका नॉर्मल पोर्शन है, मतलब डायलेशन आपको कहां पे मिलेगी। फर्ज करें हम ना, मैं आपको किसी और कलर से बना के दिखाता हूं। फर्ज करें कि आपका ये वाला एरिया खराब है, ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन एरिया किया है, ये एरिया खराब है। अब ये इसमें इसमें तो पेरिस्टालसिस पहले ही नहीं है, इसमें जीरो पेरिस्टालसिस है। तो क्या होगा, आपका फूड उस एरिया, उस जहां पे मसला है उससे पहले जगह पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। वहां पे तो एक्यूमुलेट होगा ही होगा, लेकिन उससे जो पिछला एरिया होगा, जो नॉर्मल एरिया है, वो क्या होगा, डायलेटेड होगा। तो आपकी बुक ने यही लिखा हुआ है कि जो आपका प्रोक्सिमल एरिया होगा, उससे एक एंग्लियोनिक एरिया से प्रोक्सिमल एरिया जो होगा वो डायलेटेड होगा। मतलब कि जहां पे मसला है उससे जो पीछे वाला हिस्सा है वो डायलेटेड होगा, ठीक है। तो इसने लिखा हुआ है कि नॉर्मल पोर्शन प्रोक्सिमल टू एक एंग्लियोनिक सेगमेंट इज डायलेटेड। जो आपका नॉर्मल पोर्शन है, ठीक है, नॉर्मल पोर्शन प्रोक्सिमल टू जो आपका प्रोक्सिमल है, किसके प्रोक्सिमल है, प्रोक्सिमल टू ए गैंग्लियोनिक। ये सबसे अहम बात है कि जहां पे मसला है उससे जो पिछला एरिया है वहां पे डायलेशन है। प्रोक्सिमल टू ए गैंग्लियोनिक एरिया इज डायलेटेड, ठीक है, एरिया इज डायलेटेड, वहां पे क्या होगी, आपकी डायलेशन होगी, ठीक है, वहां पे आपकी क्या होगी, डायलेशन होगी। तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन जोन कहते हैं। और जो आपकी हरिश-स्प्रंग डिजीज है, इसका इंक्रीज रिस्क है, इसका रिस्क इंक्रीज है, किसके साथ है, डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं उनमें ये जो आपका हरिश-स्प्रंग डिजीज है, इट इज मोर कॉमन, ठीक है। इसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन किसके साथ है, आपकी डाउन सिंड्रोम के साथ है। बाकी उसने एक साइन लिखा हुआ है, इसको जरा समझ लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है, देखिए। अब एक बच्चा है, ठीक है, माशाल्लाह, और आप माशाल्लाह पीड्स की वार्ड में बैठे हुए हैं, डॉक्टर आप बन गए हैं बड़ी मुसीबतों के बाद। तो जब आप डॉक्टर बन गए और आप बैठे हुए हैं पीड्स की वार्ड में, अब आपके पास एक बच्चा लाया जाता है, और उसकी मतलब उससे ना, उसको 2 दिन गुजर गए हैं, लेकिन उसने कोई मेकोनियम पास नहीं किया, ठीक है, उसने कोई मेकोनियम पास नहीं किया, उसने अभी तक कोई भी स्टूल पास नहीं किया। तो आपको पता यार, आपको पता चल जाता है कि यार या तो इसको कोई स्वेयर कॉन्स्टिपेशन है, या इसको कोई मसला है। तो आप क्या करते हो, आप अपने ग्लव्स उठाते हो, ग्लव्स पहनते हो, और आप उसका करते हो डिजिटल रेक्टल एग्जाम। डिजिटल रेक्टल एग्जाम का तो सबको पता है ना, कि हम अपनी जो फिंगर्स होती हैं उसको इंसर्ट करते हैं एनएस के अंदर, ठीक है। तो हम उसका क्या करते हैं, DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जाम, हम अपनी फिंगर्स को उसके एनएस के अंदर इंसर्ट करेंगे। और जब आप पल्पेट करने की कोशिश करोगे, तो आपको जो उसका रेक्टम होगा, ठीक है, जो बच्चा होगा, आपको उसका रेक्टम क्या मिलेगा, आपको उसका रेक्टम मिलेगा एम्प्टी, ठीक है। जो बच्चा होगा, आपको उसका जो रेक्टम होगा वो क्या मिलेगा, एम्प्टी। जो उसका रेक्टम होगा उसमें आपको कोई स्टूल नहीं मिलेगा, ठीक है, आपके उसके रेक्टम में आपको कोई स्टूल नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप डिजिटल रेक्टल एग्जाम करते हो, तो सडनली अचानक से, देखें, जब आप सडनली डिजिटल रेक्टल एग्जाम करते हो, तो अचानक से मतलब बड़ी जल्दी से क्या होता है, बड़ी जल्दी क्या होता है, आपका एक्सपल्शन होती है, ठीक है, क्या होता है, एक्सपल्शन, एक्सपल्शन ऑफ फीसिस, ठीक है, एक्सपल्शन ऑफ फीसिस। जैसे ही आप डिजिटल रेक्टल एग्जाम करते हो, तो बड़ी जल्दी से उसके फीसिस बाहर आते हैं। एक्सप्लो आपकी बुक ने वर्ड लिखा हुआ है एक्सप्लोसिव एक्सपल्शन ऑफ फीसिस, ठीक है। उसके जो फीसिस होंगे वो क्या होंगे, बड़ी जोर से बाहर आएंगे, ठीक है, बड़ी जोर से क्या आएंगे, बाहर आएंगे। तो जब आपने डिजिटल रेक्टल एग्जाम किया, तो आपको रेक्टम उसका एम्प्टी मिला। क्यों रेक्टम एम्प्टी मिला, क्योंकि कोलोन में मसला है।
ठीक है, जो फीसिस है वो कोलोन से आगे आ ही नहीं रहे, लेकिन जो आपका रेक्टम है, रेक्टम बिल्कुल खाली पड़ा होगा। ठीक है, जो रेक्टम होगा बिल्कुल खाली होगा। मसला कहाँ पे होगा? ठीक है, मसला आपको कहाँ पे होगा? मसला आपके होगा कोलोन में। ठीक है, तो जो जब आपने उसका डिजिटल रेक्टल एग्जाम किया तो आपको रेक्टम तो क्या मिला? रेक्टम तो आपको अल्लाह भला करे मिल गया नॉर्मल। ठीक है, रेक्टम तो आपको एम्प्टी मिला, लेकिन उसकी सडन एक्सपल्शन ऑफ फीसिस हुई, और जब उसके बड़ी जल्दी से स्टूल बाहर आएंगे तो इस साइन को हम क्या कहते हैं? इस साइन को हम कहते हैं स्क्वर्ट साइन। इस साइन को हम क्या कहते हैं? स्क्वर्ट साइन कहते हैं। इस साइन को हम क्या कहते हैं? स्क्वर्ट साइन। और ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जैसे ही आपने डिजिटल रेक्टल एग्जाम किया तो उसके जो फीसिस होंगे वो सडनली बाहर आएंगे, तो उससे क्या होगा आपको? उससे सडनली बाहर आएंगे, और इस साइन को हम क्या कहते हैं? इस साइन को हम कहते हैं स्क्वर्ट साइन। इस साइन को हम क्या कहते हैं? स्क्वर्ट साइन। और इसके डायग्नोसिस में एक बात समझने वाली है जो कि बहुत अहम है। देखें, इसमें हम बायोप्सी करते हैं, लेकिन बायोप्सी कौन सी करते हैं? हम इसमें करते हैं सक्शनल बायोप्सी। ठीक है, सक्शनल बायोप्सी। सक्शनल बायोप्सी। इसमें हम आम बायोप्सी नहीं करते। अब आप कहते हैं कि यार आम बायोप्सी और सक्शनल बायोप्सी में क्या फर्क होता है? देखिए, जो आम बायोप्सी होती है उसमें हम म्यूकोजा लेते हैं। ठीक है, जो म्यूकोजा होता है जीआईटी का उसका सैंपल लेते हैं। लेकिन जो आपकी सक्शनल बायोप्सी होती है इसमें हम सब म्यूकोजा या मस्कुलरिस एक्सटर्ना का सैंपल लेते हैं। हम क्यों ले रहे हैं ऐसा? क्योंकि आपको पता है जो आपका प्लेक्सिस है वो आपके सब म्यूकोजा में होता है, या आप उसके मस्कुलरिस एक्सटर्ना में होता है। तो अगर हम म्यूकोजा का ही सैंपल ले लेंगे, अगर हम सिंपल बायोप्सी करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं? हम इसमें सक्शनल बायोप्सी करते हैं, जिसमें हम सैंपल लेते हैं सब म्यूकोजा का। जिसमें हम सैंपल लेते हैं किसका? सब म्यूकोजा का। ये एमसीक्यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसमें हम आम बायोप्सी नहीं करते, इसमें हम सक्शनल बायोप्सी करते हैं। इसमें हम कौन सी बायोप्सी करते हैं? सक्शनल बायोप्सी करते हैं। और उससे लिखा हुआ है कि इसमें ना एक चीज इंक्रीज हो जाती है जिसको हम कहते हैं एसिटाइल एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। एसिटाइल एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। ठीक है, इसमें क्या होता है? एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। लेकिन किसके लैमिना प्रोपिया में ज्यादा हो जाता है? इसको जरा समझ लें। इन हाइपरट्रॉफिड नर्व फाइबर्स। ठीक है, देखें, जो इसका लेमना प्रोप्रिया होगा, जहां पे आपका ये मसला है ना, उस लेमना प्रोप्रिया में जो उसकी हाइपरट्रॉफिड लेमिना प्रोप्रिया में जो उसकी हाइपरट्रॉफिड नर्व फाइबर्स है, उसमें जो आपका एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज है, इसकी एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। अब आप कहते हैं कि यार ये जो आपका एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एसिटाइल कोलिन को तोड़ना। इसको हम फार्मा में पढ़ेंगे भी, फिलहाल मैं इसकी डिटेल नहीं बता सकता आपको क्योंकि टाइम कम है। तो इसको हम पढ़ेंगे फार्मा में। लेकिन एसिटाइल कोलिन एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपकी जीआईटी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो एसिटाइल कोलिन क्या करता है? एसिटाइल कोलिन इसको तोड़ता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इसको क्या करता है? तोड़ता है एसिटाइल कोलिन को। तो जो आपका लेमिना प्रोप्रिया होता है, ठीक है, आपके ये ना न्यू वर्ल्ड का क्वेश्चन है, एनएलई में कभी नहीं आएगा। तो उसने लिखा हुआ है कि जो आपकी नर्व फाइबर्स होती हैं लेमिना प्रोप्रिया में, उस हाइपरट्रॉफिक नर्व फाइबर्स में क्या होता है? जो आपका एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज है, इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। और अब आप कहते हैं कि यार हम इसको ठीक ठीक कैसे करें? तो आप इसको क्या कर दोगे? आप इसको सर्जिकली रिसेक्ट कर दोगे। जितना जितना एरिया खराब है आप उसको दोनों तरफ से काट के दोबारा आपकी इंटेस्टाइन को जोड़ दोगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिसेक्शन। आप सिंपली जो एरिया खराब है आप उसकी कर दोगे रिसेक्शन, तो आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। अब जरा हम इसको ना रिवाइज करते हैं, लेकिन इसको रिवाइज किसी और तरीके से करते हैं। देखिए, आप माशाल्लाह डॉक्टर बन गए हो और आपके सामने एक बच्चा लाया जाता है, और वो उस बच्चे ने अभी तक मेकोनियम पास नहीं किया, मतलब उसने स्टूल पास नहीं किया। और हमें पता है कि 2 दिन के अंदर अंदर एक नॉर्मल बेबी 2 दिन के अंदर अंदर अपना पहला स्टूल पास कर देता है, और उसको हम कहते हैं मेकोनियम। उसको हम क्या कहते हैं? मेकोनियम। अब उसने अभी मेकोनियम अभी तक पास नहीं किया और हमारी टेंशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम उसका करते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जाम। जब हमने उसका डिजिटल रेक्टल एग्जाम किया तो उसके रेक्टम में हमें कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि हमें पता है हम जब बच्चे की अपना डिजिटल रेक्टल एग्जाम करते हैं ना, तो हम उसके रेक्टम में फील कर लेते हैं कि इसके रेक्टम में कितने फीसिस है। तो उसका जो रेक्टम होता है बिल्कुल खाली खाल मखूल पड़ा होता है। लेकिन जैसे ही आप उसका डिजिटल रेक्टल एग्जाम करते हैं तो उसकी सडन एक्सपल्शन होती है। फीसिस की सडन एक्सपल्शन होती है, और क्या आते हैं? फीसिस बड़ी जोर से बाहर आते हैं, और इसको हम कहते हैं स्क्वर्ट साइन। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वर्ट साइन। और आप कहते हैं कि यार इसको ना हर्षप्रंग डिजीज हो सकती है। अब हर्षप्रंग डिजीज तो है इसको, आप उसको कंफर्म करने के लिए आप उसकी करते हो सक्शनल बायोप्सी। आपने आम बायोप्सी नहीं करनी, आपने सक्शनल बायोप्सी करनी है। ये एमसीक्यूज है। और आप कहते हैं कि यार ये उसको हुआ क्यों है? तो इसका ये होता क्यों है? अगर आपके जो वो है न्यूरल क्रस्ट सेल्स, अगर वो जीआईटी में माइग्रेट ना करें तो आपको क्या हो सकता है? आपको हरिश-स्प्रंग डिजीज हो सकता है। और इसका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन किसके साथ है? आपकी डाउन सिंड्रोम के साथ। जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम में इसकी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है।
और अब आप कहते हैं कि यार हम इसको ठीक कैसे करें, तो हम इसको ठीक करते हैं सर्जिकली रिसेक्ट करके। हम इस जो एरिया खराब होता है उसको काट देते हैं और उसके बाद हमारा पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो अब मुझे शाबाश जल्दी से बताएं कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, जो बाद में मैंने रिवाइज कराई है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो मुझे बताएं इनकी समझ आ गई है, कोई मसला तो नहीं रह गया? जी डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर अदनान, बाकी भी जरा बताने की जहमत करें, डॉक्टर अक्सा, डॉक्टर मुदस्सर शहबाज, मुदस्सर संधू। जी जी बताएं, अगर कोई मसला है, कोई बात समझ नहीं आती तो बता दें। चलें जी, तकरीबन सबको क्लियर हो गया है। और अब हम आगे चलते हैं। एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज की समझ नहीं आई। देखें, जो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज है, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज क्या होता है? एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज हमारा, मैं ना इसको आपको जनरल फार्मा में पढ़ाऊंगा, इसको ना हमने पढ़ना है इसलिए मैंने इसको ज्यादा यहाँ पे टच नहीं किया। एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एक एंजाइम का नाम है, ठीक है, एक एंजाइम का नाम है जिसने आपके एसिटाइलकोलिन को तोड़ना होता है, जिसने एसिटाइलकोलिन को क्या करना होता है, तोड़ना होता है। अब जो आपका लेमिना प्रोप्रिया है, जहां पे हाइपरट्रॉफिक नर्व फाइबर्स है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब जाहिर बात है, अगर इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो हमारा जो एसिटाइलकोलिन होगा वो कम हो जाएगा। मतलब कि वो आपको ये कहना चाह रहा है कि जो आपकी हाइपरट्रॉफिक नर्व्स होती हैं, मतलब कि जो लेमिना प्रोप्रिया में हाइपरट्रॉफिक नर्व्स होती हैं, जहां पे ये सारा मसला चल रहा होता है, वहां पे एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। इसकी एक्टिविटी ज्यादा होने से एसिटाइलकोलिन कम हो जाता है, और जिससे आपकी पेरिस्टालसिस और ज्यादा खराब हो जाती है। ये यू वर्ल्ड का क्वेश्चन है, इसलिए उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे जो पुराना एडिशन है फर्स्ट एड पे, उसने ये लाइन नहीं लिखी हुई, लेकिन जो नया एडिशन है उसने ये लाइन ऐड की है। लेकिन ये एनएलई का रिलेटेड नहीं है, ये उसमें यूएसएमएलई का रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, प्लेक्सिस वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें। देखिए डॉक्टर स्क्लैन, आई थिंक आपने बाद में शायद ज्वाइन किया, इसलिए आपको समझ नहीं आई इसकी। मैंने ये आपको बताया कि आपका ना जो जीआईटी होती है, इसमें दो तरह के गुच्छे होते हैं नर्व्स के। दो तरह के गुच्छे होते हैं। एक को हम कहते हैं मिजनर प्लेक्सिस, जो कि आपके सब म्यूकोजा में होता है और वो आपकी स्क्रीशंस को कंट्रोल करता है। और एक आपका होता है माइंटेरिक प्लेक्सिस। एक आपका क्या होता है, माइंटेरिक प्लेक्सिस होता है, और एक आपका क्या होता है, मिजनर प्लेक्सिस। जो माइंटेरिक प्लेक्सिस होता है, ये कहाँ पे होता है, ये अल्लाह भला करे आपका होता है जी, कहाँ पे होता है, आपके मस्कुलरिस एक्सटर्ना में होता है, जो कि आपकी पेरिस्टालसिस को कंट्रोल करता है। अब एक बच्चा है और उसमें ये दोनों प्लेक्सिस मिसिंग है, तो क्या होगा, मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया में जो उसका कोलोन है, जो उसकी इंटेस्टाइन है, वहां पे ये दोनों चीजें मिसिंग है। तो जब ये दोनों चीजें मिसिंग होंगी तो क्या होगा, उसको मसला हो जाएगा, उसको उसके पेरिस्टालसिस नहीं होगी, उसको क्या होगा, उसको हिर्शबर्ग डिजीज हो जाएगी। ट्रांजिशनल जोन क्या होता है? देखिए, जो ट्रांजिशनल जोन है, मैंने आपको पहले भी बताया। देखिए, फर्ज करें आपका ये क्या है, आपकी इंटेस्टाइन है ना, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, खराबी है, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो इंटेस्टाइन है वो यहाँ पे खराब है। अब सब यहाँ पे कोई पेरिस्टालसिस नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ पे कोई पेरिस्टालसिस नहीं हो रही, तो क्या होगा कि आपका जो मतलब फीसिस होंगे वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। और जो आपका नॉर्मल एरिया, आपकी बुक ने ये लाइन लिखी है कि जो आपका ए गैंग्लियोनिक वो वाला एरिया जिसपे कोई गैंग्लियोन नहीं है। ए गैंग्लियोनिक से प्रोक्सिमल जो एरिया है, मतलब ए गैंग्लियोनिक से जो प्रोक्सिमल एरिया, ये वाला जो नॉर्मल एरिया है, वो डायलेट कर जाता है। वो क्यों डायलेट कर जाता है? क्योंकि जो फीसिस है वहां पे स्टोर हो जाते हैं, फीसिस वहां पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन जोन। ये ट्रांजिशन जोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने बातें आपको बाद में रिवाइज करवाई है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उनमें से आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई है। अब हम जरा आगे चलते हैं, और आगे हमारा टॉपिक है, अगले पेज पे चलें। दैट इज योर मेल रोटेशन। दैट इज मेल रोटेशन, ठीक है, मेल रोटेशन। तो अब ये जो मेल रोटेशन है, इसको जरा हम समझ लेते हैं। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि मेल का मतलब क्या होता है, बैड, ठीक है, मेल का मतलब क्या होता है, बैड या फिर अब नॉर्मल। और रोटेशन का मतलब होता है रोटेशन, कि अगर आपकी जो जीआईटी है, जो आपकी मिड गट है, अगर इसकी अब नॉर्मल रोटेशन हो जाए, तो इसको हम कहते हैं मेल रोटेशन। इसको हम क्या कहते हैं, मेल रोटेशन। तो इट इज एनोमली, ठीक है, ये क्या है, एक एनोमली है, एनोमली ऑफ मिड गट। ठीक है, ये क्या है, एक एनोमली है, किसकी, मिड गट की। इसमें क्या होता है, जो आपकी मिड गट है, जो आपकी मिड गट रोटेशन में क्या आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है। क्या प्रॉब्लम आ जाता है, इसको हम बुक की डायग्राम से समझते हैं, पहले इसकी थ्योरी पढ़ लें। तो एनोमली ऑफ मिड गट रोटेशन ड्यूरिंग फीटल लाइफ, मतलब कि जब बेबी क्या था, फीटल लाइफ में था, मतलब माँ के पेट में था, तो उसकी जो मिड गट थी, अगर उसकी अब नॉर्मल रोटेशन हो जाए, तो इसको हम कहते हैं मेल रोटेशन। इसको हम क्या कहते हैं, मेल रोटेशन। इसमें होगा क्या, इसमें आपने एक ही चीज याद रखनी है, ये वैसे सर्जरी का टॉपिक है, यहाँ पे इसने बस एबीसी लिखी हुई है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे सर्जरी में, लेकिन यहाँ पे भी आपने पढ़ देना इसको, कि इसमें क्या होती है, इम्प्रॉपर पोजिशनिंग। ठीक है, इसमें क्या होती है, इम्प्रॉपर पोजिशनिंग हो जाती है। इम्प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ बाउल। ठीक है, जो आपका बाउल है,
मतलब जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की हो जाती है अब नॉर्मल पोजिशनिंग। जो स्मॉल बाउल है वो क्लम्प्ड हो जाता है राइट साइड में। देखिए मैं आपको ना डायग्राम पे लेके चलता हूँ, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए आपकी बुक ने डायग्राम बनाई हुई है बड़ी प्यारी सी, और उसमें आपको उसने समझाने की कोशिश की है कि जो आपका मेल रोटेशन है ये क्या होता है। तो इसको जरा हम समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है, आपकी स्टमक है। स्टमक के बाद ये क्या है, ड्यूडिनम है। और आपकी इंटेस्टाइन होनी चाहिए थी इस तरह, ठीक है, इंटेस्टाइन इस तरह होनी चाहिए थी, और उसके बाद आपकी इस तरह होनी चाहिए थी। ठीक है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, मतलब ये नॉर्मल पैटर्न था। लेकिन आपके जो मरीज है उसको क्या हो गई है, उसको मेल रोटेशन हो गई है, उसकी जो मिड गट है वो टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई है, वो अब नॉर्मली रोटेट कर गई है। वो क्या कर गई है, अब नॉर्मली रोटेट कर गई है। मतलब कि जो उसका स्मॉल बाउल है, उसका जो स्मॉल बाउल है उसकी अब नॉर्मल रोटेशन की वजह से उसका जो स्मॉल बाउल है वो किस तरफ आ गया, वो राइट साइड में आ गया। ठीक है, वो किस तरफ आ गया, उसकी राइट साइड में आ गया। तो आपकी बुक ने एक वर्ड लिखा हुआ है, जो स्मॉल बाउल होगा वो क्लम्प्ड हो जाएगा, वो एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा, क्लम्प क्लम्प बन जाएगा कि राइट साइड में। देखिए जो स्मॉल बाउल था उसको होना इस तरह चाहिए था, ठीक है, दरमियान में होना चाहिए था, अम्बलाइकल रीजन में होना चाहिए था। लेकिन वो क्या किस किस साइड में चला गया, राइट साइड में चला गया। और इसमें ना एक और चीज आपने याद रखनी है। इसमें ना एक फिब्रस बैंड बनता है। उस फिब्रस बैंड को हम क्या कहते हैं, उस फिब्रस बैंड को हम कहते हैं लैड बैंड्स। ठीक है, इसमें एक और बैंड बनता है। एक तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो राइट साइड में चली गई है, उसको दरमियान में होना चाहिए था। लेकिन जो इसमें ना एक फिब्रस बैंड बनता है और उसको हम कहते हैं लैंड बैंड। ठीक है, लैड बैंड्स। लैड बैंड्स क्या करता है, ये जो लैड बैंड्स है ये आपके लिवर, जो आपका ये है ना, अपना क्या नाम है इसका यार, सीकम। ठीक है, जो आपका देखें, मेरी बात सुने, ये जो आपका अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स यहाँ पे होना चाहिए था ना इस तरह, ठीक है, और सीकम आपका यहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन जो आपका सीकल एरिया है, जो आपका सीकम है, उसको लैड बैंड्स की वजह से ये जो आपका सीकम है वो कहाँ पे चला गया, वो आपका दरमियान में चला गया। ठीक है, लैंड बैंड की वजह से सीकम यहाँ पे चला गया, होना इसको यहाँ पे चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे होता है ना अपेंडिक्स, तो आपका सीकम यहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन जो आपका सीकम है वो कहाँ पे चला गया, ऊपर चला गया, ड्यू टू लैंड बैंड्स। तो इस लैड बैंड्स की वजह से, इस लैड बैंड की वजह से आपका जो सीकम है वो ऊपर, मतलब अप साइड मूव कर गया। ठीक है, अपर रीजन में मूव कर गया एब्डोमेन के। तो इससे हमें एक कॉम्प्लिकेशन आती है, और उस कॉम्प्लिकेशन को हम कहते हैं वल्वुलस। अब वल्वुलस क्या होता है, आपसे अगर कोई बंदा पूछे कि यार बताएं जो आपका मेल रोटेशन है, मेल रोटेशन की कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो आपने कहना है जो मेल रोटेशन है इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है वल्वुलस, या फिर ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन। जो ड्यूडिनम होगा आपका ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा, ड्यूडिनल अट्रेजिया या फिर वल्वुलस, इसकी क्या है कॉम्प्लिकेशन। इसको जरा हम पढ़ते हैं बुक से, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बुक पे लिखा हुआ है, इसको हम सर्जरी में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए इसमें उसने ये लिखा हुआ है कि इट इज अनोमली ऑफ मिड गट रोटेशन। इसमें जो आपकी मिड गट है, फीटल डेवलपमेंट के दौरान जो मिड गट है वो अब नॉर्मली रोटेट कर जाती है। वो क्या करती है, अब नॉर्मली रोटेट कर जाती है, जिससे क्या होता है, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ बाउल। जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी इम्प्रॉपर पोजीशन हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन ने दरमियान में होना था लेकिन वो कहां पे चला गया, आपकी राइट साइड में चला गया। मतलब कि स्मॉल बाउल क्लम्प्ड ऑन द राइट साइड, वो आपकी राइट साइड में चला गया। फॉर्मेशन ऑफ फिब्रस बैंड, इसमें एक फिब्रस बैंड बनता है, जिसकी वजह से क्या आता है, जिसकी वजह से आपको कंप्लीकेशन आती है। कौन कौन सी कंप्लीकेशन आती है, वल्वुलस, ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि ड्यूडिनल अट्रेजिया और वल्वुलस, ये दोनों आपको कंप्लीकेशंस आती हैं। वल्वुलस क्या होता है इसको हम आगे जाकर पढ़ते हैं। और ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन का आपको पता ही है कि अगर आपका ड्यूडिनम काम ना मतलब ड्यूडिनम बंद हो जाए तो इसको हम कहते हैं ड्यूडिनल अट्रेजिया। और शाबाश, मुझे पहले तो ये बताया ना सारे लावे, कि जो ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन है इसमें कौन सा साइन मिलता है, इसमें साइन कौन सा मिलता है जी। यस, डॉक्टर खिजर, डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर अदनान, माशाल्लाह शाबाश। बाकी भी जरा बताने की जहमत कर लें, या बाकियों के हाथ में मेहंदियां लगी हुई हैं। जी, डॉक्टर निमरा भी सही बता रही हैं और डॉक्टर नादिया भी सही बता रही हैं। बाकी भी बताएं, शाबाश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ड्यूडल अट्रेजिया हो तो आपको कौन सा साइन मिलता है। चलें, ये तो माशाल्लाह आप सारे सही बता रहे हैं। मुझे ये बताएं, जो ज्यूजिनल अट्रेजिया होता है, अगर ज्यूजिनम का अट्रेजिया हो जाए, अगर आपका ज्यूजिनम बंद हो जाए तो उसमें कौन सा साइन मिलता है। अगर आपका ज्यूजिनम बंद हो जाए, जी डॉक्टर निमरा, डॉक्टर नादिया, एक्सलेंट, इसमें हमें मिलता है ट्रिपल बबल साइन। जो आपका ज्यूजिनम है इसमें ट्रिपल बबल साइन, और जो आपका ड्यूडिनम है, मैंने आपको कहा भी था, डी से ड्यूडिनम, डी से दो, ठीक है, डी से डबल और डी से दो, मतलब कि डबल बबल साइन मिलता है, दो हमें बबल मिलते हैं। अच्छा, अच्छा मुझे बताना, एक नॉर्मल बेबी है, अभी अभी वो बेचारा पैदा हुआ है, और आप ये देखना चाह रहे हैं, बल्कि आप हाँ, आसान करता हूं मैं क्वेश्चन को। एक बेबी है और अभी अभी वो बेचारा इस जालिम दुनिया में आया है, और उसमें आपको कितने साइन मिलेंगे।
उसमें आपको कितने बबल्स मिलेंगे नॉर्मली? कोई भी नहीं, एक, दो या तीन? जी डॉक्टर निमरा, एक्सीलेंट, शाबाश। बाकी भी जरा बताएं। डॉक्टर अदनान और डॉक्टर अली हसन सही बता रहे हैं। देखिए, जो नॉर्मल बेबी होता है, जो अभी अभी इस दुनिया में आया है, डॉक्टर बेजाद क्या हो गया आपको? देखिए, मैंने आपको कहा था जो एक वन सिंगल बबल साइन होता है, ये नॉर्मल होता है। अगर आपने चेक करना हो ना, इवन हम करते हैं, जब बेबी पैदा होता है ना, तो अगर हमें उसमें सिंगल बबल साइन मिले तो हमें पता होता है कि यार इसकी जो एयर है वो नीचे स्टमक तक पहुंच रही है। मतलब इसमें जो आपका एसोफेगस है वो बिल्कुल पेटेंट है। ठीक है, एसोफेगस की कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अगर एसोफेगस की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो हमें साइन मिलेगा या नहीं मिलेगा? एसोफेगस की अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो हमें साइन मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस डॉक्टर अली हसन, एक्सीलेंट। डॉक्टर आयशा भी सही बता रही है कि अगर देखिए, मैं आपको ये इतने सारे एमसीक्यूज मैंने आपको एक साथ करवा दिए। देखिए, मैं आपको शुरू से करवाता हूँ। अगर किसी कोई मरीज है और उसमें ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर कोई मरीज है और उसमें उसका ड्यूडिनम बांधा है, तो उसमें जब हम एक्सरे कराएंगे तो हमें डबल बबल साइन मिलेगा। एक और मरीज है, अगर उसमें जूजिनम बांधा है, अगर उसमें जूजिनम बांधा है तो उसमें हमें मिलेगा ट्रिपल बबल साइन। लेकिन एक बच्चा अभी पैदा हुआ है, एक बच्चा पैदा हुआ है, तो उसमें हम चेक करना चाह रहे हैं कि यार इसकी जो ओसोफेगस है, जो इसकी खुराक की नाली है, वो खुली हुई है या बंद है। तो अगर हमें सिंगल बबल साइन मिलता है, अब आप कहते हैं कि यार सिंगल बबल साइन हमें कैसे मिलता है? तो देखिए, ये आपकी आ गई एसोफेगस, ठीक है, और ये क्या है? स्टमक है। ठीक है, ये क्या है? स्टमक है। तो आपकी एयर आएगी एसोफेगस से, एयर आएगी और किस में जाएगी? आपकी स्टमक में। ठीक है, एयर आएगी और किस में जाएगी? स्टमक में। और जो आपका ये फंडस वाला एरिया होता है, जो बेबी का फंडस वाला एरिया होता है, इसमें एयर एक्यूमुलेट हो जाती है। जो स्टमक का फंडस होता है, इसमें एयर एक्यूमुलेट हो जाती है और इसकी वजह से बनता है सिंगल बबल साइन। तो जो सिंगल बबल साइन है, हम सब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट्स सिंगल बबल साइन इज नॉर्मल। डबल बबल साइन इज इंडिकेशन ऑफ ड्यूडिनल अट्रेजिया, और ट्रिपल बबल साइन इज इंडिकेशन ऑफ जूजिनल अट्रेजिया। आइंदा अगर भूले ना तो फिर आपकी खैर नहीं है। ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यूज हैं और इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। अच्छा, माल रोटेशन की आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि जो मेल रोटेशन होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? वल्वुलस और ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन। जो वल्वुलस क्या होता है, इसको हम आगे जाके पढ़ते हैं। पहले मुझे जरा ये बात बताएं कि आपको समझ आ गई है कि मेल रोटेशन क्या होती है।